देखिए अब जब नया पैटर्न हो गया है मेंस का, तो हम अब उस पैटर्न के हिसाब से, और अब प्रीलिम्स भी आपका चूंकि क्वालिफाइंग है और मेंस में भी आपके सेम सिलेबस हो गया आपके प्रीलिम्स के जैसा ही, तो अब हमें स्ट्रेटजी तो बदलना पड़ेगा, राइट। तो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम देखेंगे कि आप आपके लिए बेहतर अप्रोच कौन सा है। और अगर मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं कैसे चीजों को करता। तो देखो आप यहाँ पे से देख सकते हो और अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है आप उस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, या फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप अपना मत इसमें डालना, आपको जो सही लग रहा है वो करना। अगर आपको इसमें चेंजेस का रिक्वायर्ड लग रहा है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना, और अगर आपको सही लगता है तो आप फॉलो भी कर सकते हो। और ये देखिए जो जिनके पास फुल आवर ऑफ का डे है, जिसके पास मेरा कहने का मतलब कि जिनके पास 9 to 10 आवर्स स्टडी के लिए है, वो लोग इसको, मैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल देख सकते हैं। तो देखिए जो आपके जो पैटर्न है, अब क्या पैटर्न है आपके पास कि क्वांट में आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में होंगे 30 क्वेश्चन, और आपके पास 1 आवर का समय दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि आपके पास क्वांट में है आपके पास 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में है आपके पास 30 क्वेश्चन, लेकिन जो टाइम है आपके पास सेपरेट वो सिर्फ 1 आवर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से मैं क्या सोच पा रहा हूं ना कि आपके पास 60 क्वेश्चन हो गए कैलकुलेशन वाले सवाल, राइट। आपको मैथ्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, रीजनिंग में आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां पे लॉजिक क्रैक करने होते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जो समय दिया गया है वो सिर्फ 1 आवर का दिया गया है। इससे मैं क्या सोच पा रहा हूँ कि जो मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। मतलब जो अभी लेवल जो मैथ्स का और रीजनिंग का चल रहा है उसके अप्रोक्स में ही रहेगा, या फिर दोनों को 10% या 20% से बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। नहीं तो फिर आपके पास समय नहीं होगा बनाने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैक्सिमम 1.1 या 1.2 टाइम्स डिफिकल्टी लेवल हो सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, बाकी सेम रहेगा। वही अब देखो इंग्लिश और जीके में, तो इंग्लिश के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ और जीके में, देखिए जीके में जो पहले जिस तरीके से एमसीक्यू आते थे उस तरीके से जीके के 25 सवाल करने में मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स लगा करते थे, राइट, या मैक्सिमम 7 मिनट्स, उससे ज्यादा तो नहीं लगते थे। अब देखिए अगर वैसे ही अगर डिफिकल्टी लेवल अगर जीके का रहता है, आई मीन एमसीक्यू वो आसान वाले ही रहते हैं, स्टेटमेंट वाले आपके एमसीक्यू नहीं बनाए जाते, आपको वन लाइनर ही दिया जाता है कि ए बी या सी या डी, इस तरीके से अगर पिक करना पड़ेगा तो वो 5 से 7 मिनट में हो जाएंगे। तो आपके पास इंग्लिश के लिए यहाँ पे बहुत सारा समय बच जाएगा, राइट। वो करीब 50 to 53 से लेकर के 50 to 53 मिनट्स के अप्रॉक्स समय आपके बच जाएंगे अगर जीके में वैसे ही सवाल आते हैं जैसे पहले आया करते थे, एबीसीडी, नॉट स्टेटमेंट वाइज। तो आपके पास इंग्लिश में बहुत सारा वक्त रहेगा। और एसएससी ने अगर ऐसा, तो उसको भी मालूम है, एसएससी को भी पता है कि ऐसे में बहुत सारा समय बच जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा रखा है तो मेरे हिसाब से वो इंग्लिश का लेवल जो है वो शायद कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। जो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का जो लेवल है वो शायद वो टफनेस लेवल इंग्लिश का थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या फिर वो जीके में क्या करेंगे, आपको जीके में कर सकते हैं वो कि वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज आंसर दे दें। स्टेटमेंट वाइज आपका ऑप्शंस आ सकते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो मेरे हिसाब से जो है कि वो जीके में या फिर इंग्लिश में, आई थिंक इन दोनों का डिफिकल्टी लेवल वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट मे बी स्लाइटली इंक्रीज आपका हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा समय दिया गया है, राइट, कि आपके पास 1 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के 60 सवाल 1 घंटे में करने हैं, और वहीं जीके और इंग्लिश जो कि आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, आपको पता है तो आपको मार्क करना होता है जीके में। और इंग्लिश में भी वैसा ही है, वोकैब का सेक्शन हो गया, रिमेंबर करने वाले जितने भी सवाल हो गए, या फिर क्लोज टेस्ट हो गया, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्होंने समय जो है वो सेम रखा है। तो इससे मैं वही सोच पा रहा हूँ कि इंग्लिश और जीके का लेवल यानी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप हो सकता है। तो देखिए ये चीज अगर ये मैं ऐसे सोचता हूँ तो फिर उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, राइट। जो हम अपना समय देंगे पढ़ाई पे, वो ड्यूरेशन जो होगा वो फिर इस हिसाब से ही हम देंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया कि मैं सोच रहा हूँ क्वांट और रीजनिंग का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। मैं भी 10% या 20% से इंक्रीज हो सकता है डिफिकल्टी लेवल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि या तो जीके या इंग्लिश या फिर दोनों या फिर कोई नहीं, या फिर हो सकता है ये दोनों का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाए ताकि आपको समय सही से इस्तेमाल हो सके। नहीं तो अभी के इंग्लिश में सवालों में आपको इतना समय भी नहीं लगेगा करने में।
राइट। तो मैं वही सोच रहा हूँ, तो इसके हिसाब से हम देखो अब टाइम डिवीजन करते हैं कि हम अपना पढ़ाई पे कैसे समय रख सकते हैं। तो मैं अगर बताऊं, अगर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, अभी जो समय जो मैं देता डेली का, वो मैं क्वांट का देता अप्रोक्स 3 आवर्स। वाई? बिकॉज देखो जो क्वांट्स के नंबर होते हैं ना, जो मैथ्स में आपका जो नंबर बनेगा वो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाते हैं, राइट। अगर आपने 30 सवाल अटेम्प्ट कर दिए तो अगर एक आख सिली मिस्टेक हो जाता है, नहीं तो बहुत लोगों से नहीं भी होता है, तो वो 30 के 30 मार्क्स आपको 30 इंटू 3 90 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। इसलिए क्वांट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हम, जो कोई नहीं लेता, आई थिंक वो सही भी है कि क्वांट को आपको लाइटली नहीं लेना है। और इस बार भी वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा, जहां पे आपके जीके में नंबर अनसर्टेन होते हैं, रीजनिंग में कई गो लॉजिक आपसे नहीं क्रैक हो सकता है, इंग्लिश में मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वांट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका आंसर मैच हो गया, तो वो सर्टेन नंबर होते हैं। तो वो हम वहां से 90 नहीं तो एटलीस्ट 85 प्लस तो मिनिमम मार्क्स वहां से हम गेट करने का सोचेंगे, राइट। तो इसलिए मैं दूंगा क्वांट को एटलीस्ट 3 आवर्स डेली का, मैं क्वांट के लिए दूंगा, ताकि वहां से एक सर्टेन नंबर आपको हासिल किया जा सके। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में क्या है ना कि रीजनिंग में अगर मान ली उसका लेवल नहीं इंक्रीज होने वाला, जो कि सिलेबस भी सेम है, तो मेरा नहीं ख्याल बनता है कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है उसके लेवल में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो आपके जो टफ जो क्वेश्चन पढ़ते हैं जिस चैप्टर वाइज का, अभी देखिए मेंस मेंस के लिए बेसिकली हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मेंस में अभी आपके समय बच रहे हैं 6 to 7 मंथ्स। तो 6 से 7 महीने में अगर आप टॉपिक वाइज जो अच्छे वाले टॉपिक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज वाला हो गया, फिर आपके पैटर्न वाले सवाल हो गया, या फिर वो एनालॉजी का सवाल हो गया, ऑड वन आउट का सवाल हो गया, तो जो बेसिकली जो नंबर्स हैं और लेटर वाले हैं, जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जैसे नंबर में भी होता है कोडिंग डिकोडिंग, फिर आपका एबीसीडी करके जो कोड किया जाता है लेटर सीरीज में, तो यही सवाल तो टफ पड़ते हैं। तो हम इन्हीं टॉपिक्स पे वर्क करेंगे। अभी आपके पास समय कितना है, 6 से 7 महीने है मेंस से पहले। तो अगर हम डेली का इसमें इसलिए मैं दे रहा हूं इसमें 1.5 से लेकर के 2 आवर्स के बीच का समय, ताकि आपका यहाँ से 6 महीने है तो अच्छे से वो प्रिपेयर हो जाए। टॉपिक वाइज करेंगे, पूरा टॉपिक्स आपको नहीं करना पड़ेगा, जो आपके बॉर्डर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, तो ये सब तो आसानी होते हैं। तो इसलिए मैं इसमें जो समय दूंगा वो दूंगा 1.5 से लेकर 2 आवर्स का समय, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, इंक्रीज नहीं होने वाला है। अब देखो मैं जीके के लिए बात करता हूँ और इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से तो इंक्रीमेंट होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, इसका डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश में वो इंक्रीज होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इंग्लिश के लिए मैं दूंगा इसको 3 आवर्स। 3 आवर्स क्यों? क्योंकि एक तो लग रहा है कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, और दूसरा अब मैं सेक्शन वाइज वर्क कर सकता हूँ, राइट। जैसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं हम, पहला आपका वोकैब सेक्शन हो गया, तो एक 1 आवर के लिए हम डेली का वोकैब रिमेंबर करने के लिए रख देंगे। वोकैब में क्या हो गया, आपको एंडो शाइनो हो गया, फिर ओडब्ल्यूएस हो गया, फ्रेज हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, और फिर जो आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, कहीं प्रीपोजिशन है, तो वो हम 1 घंटे में करना चाहेंगे। लेकिन फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, वो आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आवर हम रखेंगे रिमेंबर के लिए, फिर 1 घंटा हम पूरा देंगे ग्रामर के ऊपर, क्योंकि 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत मैटर करेगा इंग्लिश वाला सेक्शन भी। सबसे बड़ा सेक्शन अब आपका इंग्लिश का ही है, 135 मार्क्स के हैं। तो 1 आवर फुल हम देंगे ग्रामर के ऊपर, ताकि लगातार प्रैक्टिस हो सके। एक बार चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर सवाल से उसको कंप्लीट करेंगे। तो 1 आवर मैं दूंगा ग्रामर के लिए, और जो आपका रेस्ट रह गया 1 आवर, उसमें मैं प्रैक्टिस करूंगा। या तो एमबी से प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्रीवियस वाला सवाल है ये जाकर के, जैसे टेक्स्ट बुक पे हो गए या ग्रेड अप पे हो गए, किसी पे भी जाकर के आप प्रीवियस उठा लो, सीजीएल का पेपर्स, सीएचएसएल का पेपर्स, उसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे, आप सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए, 1 घंटा आपका वोकैब के लिए, और 1 आवर आपके ग्रामर के लिए। इसलिए मैं इंग्लिश को दूंगा 3 आवर्स, क्योंकि अब ये सबसे बड़ा आपका चंक हो गया है, क्योंकि 135 मार्क्स के हो गए आपके इंग्लिश, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। तो मैं इसको दूंगा 3 आवर्स। फिर आपको बच गया जीके। जीके के लिए मैं दूंगा 2 आवर्स। वो क्यों? 1.5 आवर्स मैं दूंगा इसको जीके के लिए, जो है आपका 2 आवर्स में 1.5 दूंगा आपको ये बेसिक्स करने के लिए, जो आपका चैप्टर वाइज चीजें हैं,
आप स्टैटिक्स कर सकते हो, और 0.5 यानी हाफ आवर मैं दूंगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा इसमें। लेकिन चीजें अनसर्टेन भी होती है, तैयारी तो करना है, लेकिन आपको पता है कि अनसर्टेनिटी भी है इसमें, राइट। से हो सकता है कितना भी पढ़ लो तो जीके नहीं भी बन सकता है। तो स्मार्ट अप्रोच इसमें रखना जरूरी है, जहां से जो मेन नंबर आपका जो लाया जा सकता है वो कहाँ से सेक्शन है आपका, क्वांट का सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन। ये 3 अगर आप सही से करोगे तो यहाँ से नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए जीके में 2 आवर्स, 3 आवर्स क्वांट, क्योंकि क्वांट में सॉलिड नंबर मिलते हैं। अगर उसमें 90 में से अगर आप 85 प्लस स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा। रीजनिंग में 1.5 से 2 आवर्स देंगे हम, ताकि आपका रीजनिंग का पोर्शन, जितना ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस रहेगा उतना आसानी से आप लॉजिक क्रैक कर पाओगे। तो जरूरी है कि हम इसको सही से अप्रोच करें और सही सही समय दें इसको। फिर इंग्लिश में आपको मैंने बताया कि 3 घंटे क्यों दे रहा हूं मैं, एक 1 आवर प्रैक्टिस के लिए, 1 आवर आपका ग्रामर के लिए और 1 आवर आपका वोकैब्स के लिए, क्योंकि तीनों होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस भी नहीं रहेगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो वैसे भी रूल पता नहीं चलेंगे, और वोकैब नहीं रहेगा तो फिर तो इंग्लिश हो ही नहीं सकता है। तो जरूरी है कि हम इस पे अच्छा खासा समय दें, सबसे बड़ा जंग यही है। और 2 आवर जीके के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। मे बी अगर स्टेटमेंट वाइज सवाल अगर उन्होंने बना दिए तो थोड़ा सा वो डीप नॉलेज ही काम आता है। तो डीप नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस, जो और एक बात ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस वाला जो मैंने जो आपको प्रोवाइड करे हैं स्क्रीनशॉट्स, वो अब बेकार हो गए, नहीं ऐसा नहीं। हो सकता है उसमें से भी आपके सवाल रिपीट हो जाए, और नहीं भी होगा ना तो वो प्रैक्टिस में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, राइट राइट। जैसे आपने लूसेंट का कोई चैप्टर खत्म किया, तो उसके बाद आप जाकर के वहां से, जैसे मान लिया आपने 10 पेज पढ़ा ज्योग्राफी का, तो आप ज्योग्राफी वाले सवाल वहां से जाकर लगा सकते हो। तो एक तो हो गया कि आपका रिवीजन भी हो गया, और आपको पता भी चल गया कि सवाल कैसे बने हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा मत बोलना कि प्रीवियस वाले चीजें खराब हो गई, नहीं, ओल्ड इज गोल्ड हमेशा याद रखो। प्रीवियस ईयर हमेशा काम आते हैं, चाहे वो पैटर्न आज बदल गया, नहीं भी बदलता तो बहुत काम आते, बदल भी गया तो भी काम आएंगे, ठीक है। तो फाइनली यही था जो मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर आपके पास 3, 3, 6 to 8 करीब अराउंड 10 आवर्स का आपका ये स्टडी टाइम हो गया। ये 10 आवर्स का स्टडी टाइम हो गया, लेकिन अगर आपका एफिशिएंसी मान लीजिए 80% भी निकल के आता है तो आपके 7 to 8 आवर्स का स्टडी टाइम डेली का हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड भी है, राइट। 6 महीने तो करना है, मेंस तक ही तो आपको पढ़ना पड़ता है, तो जरूरी है कि एटलीस्ट 6 महीने तो हार्डवर्क कर लिया जाए। तो डेली का आई थिंक 10 आवर्स रखोगे, 8 आवर्स भी निकल जाते हैं तो आई थिंक मोर देन सफिशियंट है। और अगर इसके बाद चाहो तो आप, अब मॉक टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट की मैं बात करता हूँ। मॉक टेस्ट अब डेली नहीं लगाने हैं प्रीलिम्स के। जो हम पहले सोच रहे थे कि अगर प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होते तो हम डेली मॉक टेस्ट लगाते, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हैं तो डेली मॉक्स लगा के फायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप कि अगर वीक में अगर 3 मॉक टेस्ट लगा पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 मॉक से भी काम चल जाएंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ पास करना है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ पास करना है, लेकिन उसमें अराउंड 160 150 के अराउंड भी स्कोर हो जाएगा तो वो मोर देन सफिशिएंट है। डेली मॉक्स हम क्यों लगाते थे, ताकि उस नंबर को, उस पैटर्न को समझ करके हम ज्यादा स्कोर कर पाए, बहुत ज्यादा स्कोर कर पाए, क्योंकि वो ऐड होता है आपके मेरिट में। लेकिन अगर वो ऐड नहीं होगा तो आपको लगातार रीजनिंग और सिर्फ 25 सवालों में उतना ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं है, राइट, कि आप पूरा समय उसमें बर्बाद कर दो मॉक्स में ही। तो अब अराउंड 2 मॉक्स लगाओ वीक में, या 3 हो जाए तो वेल एंड गुड है। 2 से 3 मॉक्स आप एक वीक में लगा सकते हो, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। डेली आप लगाने का ज्यादा फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो सही लगता है आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, या आप अगर आपने कोई अच्छा सा स्ट्रेटजी खुद ही बनाया है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।